दोस्तों आज हम बात करेंगे वेडिंग फोटोग्राफी के 10 ऐसे टिप्स जिसे आप फॉलो करते हैं तो आपकी फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। जैसा कि अब वेडिंग फोटोग्राफी स्टार्ट होने वाली है, बहुत बड़े अंतराल के बाद हम वेडिंग फोटोग्राफी के लिए तैयार हैं और हमारे वेडिंग सीजन जो है चालू हो चुका है। तो आप वेडिंग फोटोग्राफी जाने से पहले आपको किन 10 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपकी फोटोग्राफी ज़्यादा अच्छी और बेहतर बन सके और आपका क्लाइंट आपकी फोटोग्राफी से खुश हो सके। तो ऐसे 10 टिप्स को मैं फॉलो करता हूँ, आप भी फॉलो कीजिए तो आपकी फोटोग्राफी ज़्यादा अच्छी बेहतर साबित होगी। आप इनमें से 5 टिप्स को भी फॉलो करते होंगे और 5 को नहीं करते होंगे तो भी आपकी फोटोग्राफी बेहतर नहीं बन पाएगी, क्योंकि आप जब तक पूरी अच्छे तरीके से पूरा प्रोफेशनल तरीके से फोटोग्राफी के टिप्स फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी फोटोग्राफी अच्छी नहीं बन पाएगी। तो आप इन सारे ही 10 टिप्स को अच्छे से सुने और समझे और अपनी फोटोग्राफी में अप्लाई करें तो आपकी फोटोग्राफी 100% बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। यह टिप्स मैं खुद अपने फोटोग्राफी में इस्तेमाल करता हूँ और इसको मैं वेडिंग फोटोग्राफी के साथ साथ में अप्लाई करता हूँ ताकि मेरी फोटोग्राफी में बहुत ईजी और अच्छे वे पे हमें फोटोग्राफी कर सकूँ और अच्छी फोटोग्राफी बन सके। तो चलिए टिप्स को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त विजय बड़ोलिया, आप देख रहे हैं अजय फोटोग्राफी चैनल। तो दोस्तों पहली टिप्स के बारे में आपको बात करूंगा कि आप अगर बड़े अंतराल के बाद अगर वेडिंग फोटोग्राफी भी जाते हैं तो आपको आपका कैमरा टेस्ट कर लेना चाहिए, एक बार चेक कर लेना चाहिए कि वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है नहीं। कैमरा अगर रेगुलर आप काम में ले रहे हैं तो अच्छी बात है कि कैमरा अच्छे से काम कर रहा होगा, लेकिन उसके बाद भी कुछ इश्यूज़ रह जाते हैं, जैसे कि हमारे बैटरी का इश्यूज़ रहता है कि हम वेडिंग फोटोग्राफी में ही बहुत लंबे समय तक लॉन्ग टाइम फोटो क्लिक करते हैं और बैटरी पिकअप हम उसी में चेक कर पाते हैं। लेकिन ऐसे नॉर्मली छोटे मोटे फंक्शन में हम 25-50 फोटो खींच के हमारे कैमरे को रख देते हैं और बैटरी फिर चार्ज कर लेते हैं, तो इसमें हमें हमारी बैटरी का पता नहीं चलता है कि भैया हमारी बैटरी कितना पिकअप दे रही है। तो इस हिसाब से आप बैटरी को भी एक बार यूज़ करके देख लीजिए और एक आइडिया लगा लीजिए कि आपकी बैटरी अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ भी हो चुकी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप आपकी बैटरी पिकअप को भी ध्यान रखें। और कुछ एसेसरीज हैं जैसे कि हमारी फ्लैशेस हो गई हैं तो इस चीज़ों का भी ध्यान रखें, उनके सेल्स वगैरह हो गए हैं तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखें और आपकी फोटोग्राफी को पूरा कंप्लीट किट के साथ में आप यूज़ करेंगे तो आपकी वेडिंग फोटोग्राफी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दोस्तों अब दूसरी टिप्स मैं आपको ये दूंगा कि आपका कैमरा तो अगर कंप्लीट है, पूरा कंप्लीट है और एसेसरीज भी कंप्लीट है, लेकिन आप वीडियो कैमरे के बारे में भूल जाते हैं और वीडियो कैमरा जो है वो रेगुलर काम में नहीं आता है। फोटो कैमरा एक बार रेगुलर काम में आ जाता है लेकिन वीडियो कैमरा इतना ज़्यादा रेगुलर काम में नहीं आता है। तो वीडियो कैमरे के भी आप बैटरीज वगैरह और मेमोरी कार्ड्स वगैरह बिल्कुल इरेज करके बिल्कुल अच्छे से फॉर्मेट करके और व्यवस्थित तरीके से जाएँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो डेटाज होते हैं हम डबल रिकवर नहीं कर पाते, मतलब कोई डबल हम सेव नहीं रख पाते हैं। पीसी में तो कर लिया तो हम सोचते हैं मेमोरी कार्ड में पड़ा भी सेव डबल है कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी ही कंडीशन में हम वेडिंग में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि हमारी मेमोरी कार्ड तो फुल है और उस कंफ्यूजन में हम रहते हैं कि हमारे पास डबल डेटा बैकअप है या नहीं है। तो उस कंडीशन में आप पहले से आपके मेमोरीज वगैरह को भी चेक कर ले और एसेसरीज वगैरह को चेक कर ले। जैसे कि वीडियो कैमरे में बहुत ज़्यादा एसेसरीज होती है, हमारे फोटो कैमरेज के साथ साथ हमें वीडियो कैमरे की एसेसरीज को भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि हमारी पोर्टा लाइट हो गई तो उनकी रोल्स वगैरह अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही हैं, हमारी स्टूडियो लाइट्स जो हो गई है वो भी अच्छे तरीके से प्रॉपर काम कर रही है या नहीं कर रही है, हमारा ट्रिगर्स है तो उनका सेल बैटरीज वगैरह सही से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। ये चीज़ें आप वेडिंग स्टार्ट होने से पहले 2-4-8 दिन पहले अच्छे से चेक कर लें, या नहीं कुछ प्रॉपर है तो आप उसको अच्छे से कंप्लीट कर लें या फिर आप नए बैटरीज एक्स्ट्रा ले लें। और जो है आपके कैमरेज वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो उन्हें आप सर्विस करवा लें और ज़्यादा बेहतर से अच्छे से यूज़ करें ताकि आपको वेडिंग फोटोग्राफी में जाने के बाद कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद तीसरी टिप्स मैं आपको दोस्तों यह दूंगा कि आप किसी भी फंक्शन में जाते हैं वेडिंग फोटोग्राफी में तो आपके एक बार में काम नहीं होता है। जैसे कि आपको हल्दी के लिए अलग जाना पड़ता है, मेहंदी के लिए अलग जाना पड़ता है, तो इन अलग अलग फंक्शंस के लिए आप ड्रेस कोड अलग अलग यूज़ करें। एक ही ड्रेस का अगर आप यूज़ करते हैं तो आप आपके स्टूडियो को लोगों के साथ में टी शर्ट बनवा लीजिए या जैकेट्स बनवा लीजिए, शर्ट बनवा लीजिए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि आप एक फोटोग्राफर लगे और प्रोफेशनल फोटोग्राफर लगे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि भैया आप इस तरह से अगर ड्रेस कोड यूज़ करेंगे तो आप एक अच्छे फोटोग्राफर और प्रोफेशनल फोटोग्राफर दिखेंगे वेडिंग फोटोग्राफी में और आपको किसी क्लाइंट को देखने में या समझने में दिक्कत नहीं आएगी कि भैया फोटोग्राफर ये है, इनसे हम फोटो क्लिक करवा सकते हैं, नो टेंशन। तो इससे आपकी फोटोग्राफी में थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा फ़र्क आएगा। चौथी टिप्स अब दोस्तों आपको मैं दूंगा कि आप अगर वेडिंग फोटोग्राफी में जाते हैं और फोटोग्राफी करते हैं तो जैसे कि मैंने बताया कि हल्दी, मेहंदी और माताजी पूजन वगैरह ऐसे प्रोग्राम होते हैं, तो इसमें आपको क्लोजअप फोटो लेने का थोड़ा सा रहता है कि भैया हम क्लोजअप फोटो क्या लें और किस तरह से लें। तो आप बिना सोचे समझे क्लोजअप लेना चालू कर देते हैं, लेकिन आप ऐसा ना करें। आप हल्दी के लिए एक फिक्स
3 से 5 पोज अलग बना के रखें कि हल्दी में ही ये हम यूज़ करेंगे, और मेहंदी के लिए हम मेहंदी के कुछ पोजेस जो है वो एक्स्ट्रा अलग से माइंड में रखें, और वो हल्दी के फोटो हल्दी में और मेहंदी के फोटो मेहंदी में यूज़ करें, और माताजी पूजन में हमें 2 3 4 5 फोटो लेना है तो वो अलग से यूज़ करें, ताकि यह बाद में मिक्स ना हो और आपका क्लाइंट आपको ऐसा ना कहे कि भैया इस तरह के पोस्ट के फोटो तो आपने पहले क्लिक कर लिए थे फिर से डबल से कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा क्लाइंट को लगता है कि आपके फोटोग्राफर को जो है आपको अच्छे से पोज नहीं आते और बार बार वही के वही रिपीट पोज करता है। तो आप ज़्यादा फोटो क्वांटिटी में ना लें और क्वालिटी में फोटो लेकर 3 से 5 फोटो ही क्लिक करें और अच्छे व्यवस्थित क्लिक करें और अलग अलग तरह करें। पोजेस के लिए मैंने पहले वीडियो बना रखे हैं, वो आप वीडियो देख सकते हैं या आप गूगल भी कर सकते हैं, उससे आपको अच्छे अच्छे पोज और फंक्शन के अकॉर्डिंग पोज मिल जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर आपकी फोटोग्राफी होगी। उसमें आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी कि भैया हमारा फोटोग्राफर जो है वो अच्छे से फ़ोटो लेता है, 4 फोटो हल्दी के अलग लिए, उसने मेहंदी के अलग पोज लिए हैं, माताजी पूजन में आया था तो अलग पोज लिए थे, और अब रिसेप्शन जब भी आएगा या फिर कुछ भी होगा मैं कपल से तो उसके लिए अलग फ़ोटो बस बनेंगे। तो इस तरह से आप 3-5 पोज कुछ जो है वो माइंड में रख लीजिए, आप मोबाइल में रख लीजिए, ताकि आपको पोजेज़ लेने में दिक्कत ना आए और बार बार रिपीटेड पोजेज़ ना लें। दोस्तों 5वीं टिप्स में आपको दूंगा कि 5वीं टिप्स में आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको क्लाइंट, आपके फैमिली जो मेंबर्स हैं वेडिंग के, वो आपको नहीं बताते हैं। जैसे कि उनका खुद का फ़ोटो लेना पड़ता है तो आपको कुछ अदर क्लाइंट से बोल देते हैं कि हमारा फ़ोटो ले लो, लेकिन जो मेन व्यक्ति होता है हमारे वेडिंग फोटोग्राफी में फैमिली का, वो खुद बिजी रहता है इस काम में तो उनके फ़ोटोज़ नहीं ले पाते। तो आप स्पेशली ध्यान रखें कि वेडिंग फोटोग्राफी में जब जाएँ तो जिस फैमिली का आप फ़ोटोशूट कर रहे हैं उस फैमिली के स्पेशल मेंबर्स, जैसे कि मम्मी पापा हो गए हैं, भाई बहन हो गए हैं, क्लोज मेंबर्स जो हैं, उनके फ़ोटोज़ लेने का ज़्यादा विशेष ध्यान रखें और उनके आप फ़ोटोज़ निकाल लें, क्योंकि यही व्यक्ति जो होते हैं जो कैमरे के सामने नहीं आ पाते हैं और यह वेडिंग फोटोग्राफर के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं और बहुत सारे अदर काम होते हैं उन पर ध्यान दे पाते हैं, तो वो कैमरे के सामने नहीं आ पाते। तो ऐसी कंडीशन में आप उनको थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप अच्छे से उनके फ़ोटोज़ निकाल लें, ताकि आपकी फ़ोटोग्राफी बाद में ऐसा ना लगे जब एल्बम बनाए कि भैया फैमिली मेम्बर से तो फ़ोटो ही नहीं, आपने सारे फ़ोटो क्लिक किए लेकिन फैमिली मेम्बर से नहीं है इसमें। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यह चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तभी आपके एल्बम अच्छी ज़्यादा खूबसूरत बन पाएगी। दोस्तों 6ठी टिप्स में आपको दूंगा कि आप फोटोग्राफी करते हैं तो आपने पोजेस बहुत सारे यूज़ कर लिए, लेकिन फिर भी आपके पास कुछ कमी पड़ जाती हैं, तो आप कुछ क्राफ्ट साथ में रखिए। जैसे कि क्राफ्ट में आप एक गुलाब का फूल आपके बैग में रख सकते हैं, आर्टिफिशियल हो चाहे कोई दिक्कत नहीं, और भी कुछ एसेसरीज है जिसके बारे में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ और या मैंने बना भी चुके हैं बहुत सारे, कि आप कुछ क्राफ्ट यूज़ कर सकते हैं, आप कुछ सब्जेक्ट के साथ में ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, तो उससे आपकी फ़ोटोग्राफी ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो आप फोटोग्राफी के साथ साथ में क्राफ्ट पर भी ध्यान दें ताकि आपकी फ़ोटोग्राफी ज़्यादा अच्छी खूबसूरत बन सके। दोस्तों 7वीं टिप्स में आपको दूंगा कि आपके साथ में क्लोजअप फोटो की बहुत ज़्यादा मारामारी होती है। कई बार क्लाइंट ही खुद बोलता है कि भैया समय नहीं है हमारे पास, आप रहने दीजिए, जल्दी कीजिए, क्योंकि हम सोचते हैं कि क्लोजअप लेने के साथ साथ में ही हम हमारी एल्बम को ज़्यादा अच्छा खूबसूरत बना सकते हैं। तो यह बात आप आपके क्लाइंट से पहले ही कर रहे हैं बुकिंग के समय पर कि हमें क्लोजअप लेने के लिए समय दिया जाए, जल्दी ना किया जाए, ताकि हम आपकी एल्बम अच्छा बना सकें। क्योंकि अगर आप ये बात करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर वह समय देंगे और आपको टाइम देंगे कि चलिए क्लोजअप फोटो ले लीजिए। क्योंकि ऐसा अक्सर हर वेडिंग में होता है कि आप स्टेज प्रोग्राम खत्म होते हैं उसके बाद आप कपल फोटो लेना चाहते हैं, स्टेज से पहले आप लेना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि हर प्रोग्राम जो होता है जल्दी जल्दी फास्ट होता है और आप सोचते हैं कि भैया स्टेज प्रोग्राम खत्म हो जाएगा उसके बाद हम कपल फोटो आराम से ले लेंगे, लेकिन उसके लिए भी हमारे क्लाइंट ही खुद बोलते हैं कि खाना खाने के लेट हो रहा है, फेरे के लिए लेट हो रहा है, मुहूर्त निकल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप पहले से बोल के रखिए कि फोटोग्राफर को 20 मिनट 25 मिनट जो भी आपको लगता है क्लोजअप की जैसी इस तरह की आपकी स्पीड है उस तरह से आप उनको टाइम बता के चलें कि भैया 15 मिनट या 20 मिनट आप मुझे स्पेशली देना पड़ेगा, तभी मैं आपके क्लोजअप फोटो अच्छे से निकाल पाऊंगा। यह फोटोज़ अलग अलग तो हमने निकाल लिए हैं, बट दूल्हा दुल्हन के कपल फोटोज़ निकालने में हमको 20 मिनट चाहिएंगे। तो यह बात आप पहले से करके रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि आपको जब आपका स्टेज खत्म हो और आपका क्लाइंट आपको बोले कि भैया जल्दी कर लीजिए, तब आपको इस असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपको क्लाइंट आपको समय देगा और आप अच्छे से आपकी फ़ोटोग्राफी कर सकेंगे। 8वीं टिप्स दोस्तों मैं आपको दूंगा कि आप फोटोग्राफी सब तरह की कर लेते हैं, लेकिन कुछ फोटोज होते हैं तो और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि
अगर आप यह लेते हैं तो इसमें किसी सब्जेक्ट का फ़ोटो नहीं है, बट यह फ़ोटो इंपॉर्टेंट इतने होते हैं कि यह जब 5 साल बाद 10 साल बाद जब एल्बम देखी जाती है तो उससे रिमाइंड हो जाता है कि वाकई में फ़ोटोग्राफर ने अच्छी फ़ोटोग्राफी की है। तो वो फ़ोटोज़ हैं जैसे कि हम जब भी एक फंक्शन जो होता है हमारा गार्डन में होता है, पूरी वेडिंग गार्डन में होती है, लेकिन एक फंक्शन जो होता है हमारा घर से होता है। जिस क्लाइंट की, जिस फैमिली की हमने शादी की है, वो फंक्शन घर से एक फंक्शन तो रखते ही रखते हैं, चाहे वो माता जी पूजन हो, चाहे वो गणेश पूजन हो, चाहे वो हल्दी हो या चाहे वो मेहंदी हो। एक फंक्शन जो होता है वो कुछ ना कुछ फंक्शन घर से होता है। तो आप घर जब भी जाएं एक राउंड लगेगा ही लगेगा फोटोग्राफर का, तो आप घर का एक फ़ोटो अच्छा सा निकाल लीजिए ताकि आपका उस घर का फ़ोटो जो है क्लाइंट 5 साल बाद 10 साल बाद जब भी अपना घर का रिन्यू करता है, रिन्यूएशन करता है, तो घर का नक्शा जो है चेंज हो जाता है, या फिर वो हो सकता है कि अपना घर ही चेंज कर ले जहाँ रहता हो। तो उससे आप उसको यह लगेगा कि फ़ोटोग्राफर ने हमारे घर का फ़ोटो लिया है, तो उससे उसको 5 साल बाद 10 साल बाद उसकी यादें ताज़ा हो जाएगी फ़ोटो देख कर के इस घर में हम रहते थे और यहाँ से हमने शादी की थी। लेकिन आप घर का एक फ़ोटो बना सकते हैं इस तरह से। और जहाँ आप गार्डन में जाते हैं, जिस भी लोकेशन पर फ़ोटो है, तो वहाँ गार्डन की एक बिल्डिंग का फ़ोटो होना चाहिए, एक स्टेज का, कोरा स्टेज का फ़ोटो होना चाहिए। स्टेज पे हम ग्रुप वाइज फ़ोटो तो लेते ही हैं, लेकिन उसमें पूरा स्टेज नज़र नहीं आता कि किस तरह से। तो ये कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ़ोटो होते हैं जिससे पता चलता है कि शादी किस तरह की हुई थी और कहाँ पर हुई थी और किस तरह से यहाँ पर उन्होंने उनका खर्चा किया था और बताया था कि हमने इस तरह से शादी की है। तो अगर आप घर का फ़ोटोज़ लेंगे तो उससे पता चलेगा कि भैया आपने घर का फ़ोटो लिया है तो इस घर पे रहते थे और इस तरह से आए थे। और जहाँ आप गार्डन का फ़ोटो लेते हैं, गार्डन में एक बिल्डिंग होती है, उस बिल्डिंग का फ़ोटो लेते हैं तो भी पता चलेगा कि इस गार्डन में शादी की थी और उससे पता चलेगा कि भैया यहाँ पर शादी हुई थी। आप एक स्टेज का फ़ोटो लेंगे तो स्टेज इस तरह का सजाया गया था और इस तरह से शादी हुई थी। तो आप इन चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखें। तो ये फ़ोटो आपकी फ़ोटोग्राफी में रेगुलर होना चाहिए, तभी आपकी फ़ोटोग्राफी को याद किया जाएगा और 5 साल बाद 10 साल बाद फोटोग्राफर की तारीफ की जाएगी। दोस्तों 9वीं टिप्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9वीं टिप्स कुछ ऐसी हैं कि भैया आप तो फोटोग्राफी बहुत अच्छी कर रहे हैं, आपके तरीके से बहुत 100% रिजल्ट निकाल रहे हैं, लेकिन आपको यह पहले से जानकारी ले लेना चाहिए कि आपके क्लाइंट को क्या पसंद है। आपके क्लाइंट को पसंद मतलब किस तरह की फ़ोटोग्राफी है। जैसे कि हम अक्सर फोटोग्राफी, कुछ मैं आपको डेमोज बता देता हूँ। जैसे कि माता जी पूजन में कपड़े लेन देन होते हैं, मामेरा में कपड़ा लेन देन होता है, सगाई में कपड़े लेन देन होता है। तो उस कंडीशन में और वरमाला का जो फोटो होता है वो भी एक दूसरे के सामने हम फोटो क्लिक करते हैं। तो इस कंडीशन में क्लाइंट को किस तरह के फ़ोटो पसंद है, इस तरह का डिस्कशन आप पहले से कर लें। जैसे कि जब हमने कपड़े लेना देना किया है तो हम कहते हैं सामने देखिए, तो सामने देखने वाले फ़ोटोज़ उनको पसंद है या रैंडम क्लिक पसंद है। जैसे कि हम डायरेक्ट दे रहे हैं कपड़े और हमने फ़ोटो क्लिक कर लिया, तो उस तरह के फ़ोटोज़ हमारे क्लाइंट को पसंद है, या हम सामने देख के फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं वो ज़्यादा पसंद है। जैसे कि वरमाला डालते हैं तो दुल्हन वरमाला दूल्हे को डाल रही है और हम फोटोग्राफर कहते हैं कि सामने देखिए, तो इसी कंडीशन में लगता है कि भैया वरमाला फोटोग्राफर के सामने देख के डाली जाती है या वर के सामने देख कर डाली जाती है। तो इस कंडीशन में दो फोटोज़ बनते हैं हमारा अलग अलग। तो इस चीज़ पर आप वरमाला के फ़ोटो तो 2 क्लिक कर लेंगे, भैया सामने देखते हुए हमने ले लिया है और कैमरामैन के सामने देखते हुए भी ले लिया है। लेकिन इस चीज़ को आप पहले से अगर आपके क्लाइंट से डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर फोटोग्राफी कर पाएंगे। और सारे फंक्शन, जैसे कि मैंने बताया माता जी पूजन में कपड़े लेन देन होता है, सगाई में होता है, मामेरा में होता है, तो इस तरह के फ़ोटो भी आप रैंडम क्लिक कर सकेंगे और आपके क्लाइंट को खुश कर सकेंगे। अगर आप हर फोटोग्राफ को डबल लेंगे, रैंडम क्लिक भी लेंगे और फ्रंट देखते हुए भी लेंगे, तो आप ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और आपको हर फोटो के 2-2 क्लिक करना पड़ेंगे, जब जाके आपकी फोटोग्राफी कंप्लीट हो पाएगी। लेकिन इसी कंडीशन में आप ज़्यादा आपके कैमरे का नुकसान भी कर रहे हैं, तो इसमें आप पहले से आपके क्लाइंट से बात कर लेंगे तो आपको आपकी फोटोग्राफी करने में बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी और आप रैंडम क्लिक कर पाएंगे या आप फ्रंट देख के क्लिक कर पाएंगे। जैसे आपके कस्टमर की पसंद है उस टाइप से आप फोटोग्राफी कर पाएंगे। दोस्तों 10वीं टिप्स जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर फोटोग्राफर जो होते हैं, हमारे फोटोग्राफर साथी मित्र जो होते हैं, वो खुद सोचते हैं कि हम एक ही कैमरे से दोनों काम कर लेंगे। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, एक ट्रेडिशनल कैमरा होता है और एक कैंडिड कैमरा होता है। तो ट्रेडिशनल कैमरे से सोचते हैं कि हम कैंडिड फोटो इससे भी निकाल सकते हैं और अच्छे बन जाएंगे। लेकिन आप ऐसा करते क्यों हैं? आप ऐसा ना करें, क्योंकि एक कैमरे से अगर आप ट्रेडिशनल और कैंडिड दोनों कर लेंगे तो आपका क्लाइंट जो होगा वो आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देगा, क्योंकि आप एक ही कैमरा यूज़ कर रहे हैं, आप कोई 2 कैमरे यूज़ नहीं कर रहे हैं। आप अगर इसी से अगर कैंडिड फोटो निकाल लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कैंडिड के लिए स्पेशली अलग कैमरा होता है, तो ही हम अच्छी कैंडिड फोटोग्राफी निकाल सकते हैं। लेकिन हम ट्रेडिशनल से कैंडिड फोटोग्राफी नहीं निकाल सकते और कैंडिड कैमरे से हम ट्रेडिशनल फोटोज़ नहीं निकाल सकते। तो आप कस्टमर को पहले ही जब बुकिंग करते हैं तब आप पहले से आप उसको डिस्कस करें कि भैया ट्रेडिशनल के लिए एक फ्रेश कैमरा अलग रहेगा और कैंडिड के लिए एक फ्रेश कैमरा अलग रहेगा, ताकि दोनों फोटोग्राफी अलग अलग बन पाएगी और ज़्यादा अच्छे तरीके से हम काम कर पाएंगे। कि ट्रेडिशनल का कॉन्सेंट्रेट जो रहता
रहता है वो ट्रेडिशनल फोटोज़ पर रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और कैंडिड फोटोग्राफर का कॉन्सेंट्रेट रहेगा वो कैंडिड फोटोग्राफी पर ही डिपेंड रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर एक ही फोटोग्राफर दोनों करना चाहता है, अगर वो बड़ा लेंस भी लगा लेता है, जैसे कि एक लेंस आता है 18-200 का हर कैमरे के साथ में आता है, तो वो लगा कर सोचता है कि भैया मैं ट्रेडिशनल भी इसी से कर लूँगा और कैंडिड भी इसी से कर लूँगा, तो वो ज़्यादा हद तक पॉसिबल नहीं है। या तो आपकी कैंडिड फोटोग्राफी अच्छे से नहीं हो पाएगी या फिर आपकी ट्रेडिशनल फोटोग्राफी अच्छे से नहीं हो पाएगी। आधा आधा काम आप डिवाइड कर लेंगे। अगर आप अगर अलग अलग कैमरे बताएंगे तो आप क्लाइंट से पैसा भी अच्छा व्यवस्थित ले सकते हैं और उसका काम भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों यह थी मेरी 10 टिप्स जो आप अगर अपनी फोटोग्राफी में अप्लाई करेंगे और आप वेडिंग फोटोग्राफी जाने से पहले डिस्कस कर लेंगे या फिर आपके सारी चीज़ों को चेक कर लेंगे तो आपकी फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगी। अगर आपको यह मेरी टिप्स अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहे नई नई फोटोग्राफी टिप्स साथ में मैं मिलता रहूँगा आपको। तब तक के लिए गुड डे।